जरा उस समय की कल्पना करें जब जगदीश चंद्र बोस ने बिना किसी आधुनिक साधन के 1890 के दशक में कलकत्ता में कार्यरत रहते हुए अपने उत्कृष्ट वैज्ञानिक शोध से दुनिया को चौंका दिया था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जगदीश चंद्र बोस का योगदान दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रहा। पहला, बहुत छोटी तरंगें उत्पन्न करने का तरीका दिखाया और दूसरा, हेनरिक हर्ट्ज के अभिग्राही या रिसीवर को एक उन्नत रूप दिया। उन्नीसवीं शताब्दी का अंत होते होते जगदीश चंद्र बोस की शोध रुचि विद्युत चुंबकीय तरंगों से हटकर जीवन के भौतिक पहलुओं की ओर होने लगी, जिसे आज जीव भौतिकी या बायोफिजिक्स कहते हैं। असल में जीव विज्ञान में उनकी रुचि बचपन से ही थी। इसी कारण बाद में उनका झुकाव जीव भौतिकी या बायोफिजिक्स की ओर हुआ। जब वो छोटे थे तब उन्हें तरह तरह के कीड़े मकोड़े और मछलियां पकड़ने का शौक था। उनका बचपना गांव रारीखल में गुजरा, जो अब बांग्लादेश में है। उन्हें पानी में रहने वाले सांपों को भी पकड़ने का शौक था। उन सांपों को देखकर उनकी बड़ी बहन अक्सर डर जाया करती थी। अब जगदीश चंद्र बोस कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुंच गए। जेब खर्च के पैसों से वो कई तरह के छोटे मोटे जानवर अपने घर में पालते थे। जैविकी से इतना लगाव होते हुए भी जगदीश चंद्र बोस की रुचि भौतिक विज्ञान में बढ़ने लगी, और इसका मुख्य कारण था सेंट जेवियर्स कॉलेज में फादर लैफों के भौतिक विज्ञान के मजेदार लेक्चर। लेकिन दिल ही दिल में जैव विज्ञान के अध्ययन की लालसा भी थी। इसीलिए जब फैसले का समय आया तो इंग्लैंड जाते वक्त डॉक्टरी पढ़ने के बारे में ही सोचा। लंदन में अभी एक ही साल गुजरा था कि उन्हें बार बार बुखार आने लगा। अपने प्रोफेसर की सलाह पर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ कैम्ब्रिज में दाखिला लिया और साइंस पढ़ने लगे। अंततः उन्होंने भौतिकी को अपने शोध का केंद्र बिंदु बनाया, क्योंकि बोस लॉर्ड रेले से बहुत प्रभावित थे, जिसकी शुरुआत कलकत्ता में फादर लैफों के शिक्षण से हुई थी। भौतिक विज्ञान में शोध करते हुए उन्होंने देखा कि अक्रिय पदार्थों और सजीवों के व्यवहारों में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। उन्नीस 1901 से जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में जैव विद्युत स्थितिज यानी बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हरकत का अध्ययन प्रारंभ किया।
उनका ये मानना था कि सजीवों और निर्जीवों या अक्रिय पदार्थों के रास्ते कहीं न कहीं आपस में मिलते जरूर हैं और इस मिलन में विद्युत चुंबकीय तरंगें एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती हैं। अगले 30 साल में जगदीश चंद्र बोस ने पादपीय कोशिकाओं पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया। उनके प्रयोग इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे थे कि संभवतः सभी पादपीय कोशिकाओं में उत्तेजित होने की क्षमता होती है। ठंडक, गर्मी, काटे जाने, स्पर्श और विद्युतीय उद्दीपन के साथ साथ बाहरी नमी के कारण भी पौधों में क्रिया स्थितिज यानी एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो सकता है। असल में इस चिंतन का आधार था आचार्य जेसी बोस द्वारा अभिग्राही पर शोध कार्य। उन्होंने देखा कि उनके अनुसार अभिग्राही की दक्षता में कमी तब आती है जब वो बार बार संकेत प्राप्त करते करते थक जाते थे और जीवों में भी ठीक ऐसा ही होता है। पादपों की जैविक क्रियाओं पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रभाव के शोध कार्य को अगर समझना हो तो ये देखना पड़ेगा कि 1900 से 1932 के बीच इस क्षेत्र में क्या हो रहा था। उन्होंने ऐसे संवेदनशील यंत्र बनाए जो पादपों की अति सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को भी रिकॉर्ड कर सकते थे, चाहे वो क्रियाएं भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या विद्युतीय हों। उन्नीस 1901 से जगदीश चंद्र बोस ने पौधों पर विद्युतीय संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया और इस कार्य के लिए जिन पौधों का उन्होंने चयन किया वे थे छुई मुई यानी माइमोसा प्यूटिका और डेस्मोडियम गाइरेंस यानी शालपर्णी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस को विश्वास था कि सजीवों और निर्जीवों के इस मिलन में विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक विशेष स्थान है। जगदीश चंद्र बोस ने कुछ ऐसे पौधों का चयन किया जो उद्दीपन अर्थात स्टिमुलाई से पर्याप्त रूप से उत्तेजित हो सकते थे। ये माइमोसा प्यूटिका है जिसे छुई मुई और लाजवंती भी कहते हैं। अगर इनकी पत्तियों को छुएं तो ये एक दूसरे पर झुकने लगती हैं और इस प्रतिक्रिया को तकनीकी भाषा में स्पर्शानुवर्तन यानी थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, जिसने जगदीश चंद्र बोस को एक गहरी सोच में डाल दिया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी प्रतिक्रिया क्रिया विभव या एक्शन पोटेंशियल के कारण होती है। इस उपकरण पर काम करते हुए जिसे संस्पंदन रिकॉर्डर यानी रेजोनेंट रिकॉर्डर कहा जाता है, जगदीश चंद्र बोस इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये पत्तियां जब मुड़ती हैं तो इसका विद्युतीय प्रभाव तनों तक भी पहुंचता है और जब ये विद्युतीय संकेत ऊपर और नीचे की दिशाओं में चलते हैं तो दूसरी पत्तियां भी मुड़ने लगती हैं। और ये देखिए विद्युतीय प्रभाव किस तरह एक धातु की बनी एक पतली कलम नुमा चीज से रिकॉर्ड की जा सकती है।
आज वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि क्रिया स्थितिज या एक्शन पोटेंशियल 20 से 30 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। अब देखिए एक दूसरा अद्भुत पौधा, शालपर्णी यानी इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। ये पौधा अपनी पत्तियों में एक अद्भुत घुमाव पैदा करता है यदि ध्यान से देखा जाए। इसे ध्यान से देखें। इन छोटी पत्तियों को आप इन्हें साफ तौर से नाचते हुए देख सकते हैं। इसकी निचली छोटी पत्तियां ऊपर से नीचे घूमती हैं। जैसे माई मौसा के पौधे पर प्रयोग किया, वैसे ही आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने यह निश्चित किया कि विद्युतीय दोलन और स्वतः गति का मेल हम इंडियन टेलीग्राफ प्लांट या डिस्मोडियम काइरेंस में भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी निचली छोटी पत्तियां ऊपर से नीचे घूमती हैं। आचार्य जेसी बोस ने डिस्मोडियम काइरेंस के विद्युतीय स्पंदन यानी पल्सेशंस को जीवों की हृदय गति से तुलना करने के लिए संस्पंदन रिकॉर्डर का प्रयोग किया। जगदीश चंद्र बोस ने आगे बताया कि पौधों में उद्दीपन का प्रभाव टगर प्रेशर यानी स्फीति दबाव और कोशिकाओं के फैलाव से जुड़ा हुआ है। पौधों में स्वतः गति के अध्ययन के अलावा आचार्य जगदीश चंद्र बोस और भी आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने पाया कि पौधों में धीमी गति से हो रहे विकास को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। औसतन 1 सेकंड में पौधे का 1 इंच का 100,000वां हिस्सा बढ़ता है, तो इसे नापा कैसे जाए? ये वृद्धि दर बहुत ही कम है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने खुद ही एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया जो कि इस धीमी गति से हो रही वृद्धि को नाप सकता था और उन्होंने उसे क्रेस्कोग्राफ कहा। यहां वो विभिन्न प्रयोगों के लिए पौधों को लगाते थे। और ये उपकरण पौधों की वृद्धि को स्वतः 10,000 गुना बढ़ाकर रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता था। पौधे सीधी रेखा में नहीं बढ़ते, ये टेढ़े मेढ़े पड़ते हैं। इसलिए इस काले कांच के टुकड़े पर बनी बिंदुओं की लाइन सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी है। यहां एक बिंदु समय के एक क्षण में हुए पौधे में वृद्धि को दर्शा रहा है। ये 2 तीलियां पौधों की अति धीमी वृद्धि का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन करती हैं, जो दूसरी तीली के मुड़े मुहाने से काले कांच के टुकड़े पर बिंदुओं की तरह अंकित होते हैं, जिसे एक घड़ी यंत्र व्यवस्था घुमाती है। घर्षण को कम करने के लिए आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने कांच के टुकड़े को इस तरह लगाया कि वो आगे पीछे चल सके और दाएं बाएं चल सके। इस उपकरण का प्रयोग पौधों पर तापमान और प्रकाश के प्रभाव के अध्ययन के लिए भी हुआ। उन्होंने पौधे की वृद्धि में जहर और विद्युतीय प्रवाह का भी असर देखा।
इस उपकरण का प्रदर्शन पूरी दुनिया में आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने सन 1914 से शुरू किया। ऐसे प्रयोग जगदीश चंद्र बोस ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जब दिखाए तो वहां के वैज्ञानिक अचंभित रह गए, क्योंकि दुनिया में कहीं भी किसी ने इससे पहले जीव विज्ञान में ऐसा कार्य नहीं किया था। इस प्रसंग में एक दिलचस्प बात यह हुई जब जगदीश चंद्र बोस ने यह दर्शाना चाहा कि पौधों में हमारी तरह ही दर्द का एहसास होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। अगर उन्हें काटा जाए और अगर उनमें जहर डाल दिया जाए तो वो मर भी सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक और जाने माने जन समूह के समक्ष जब जगदीश चंद्र बोस ने एक पौधे में जहर का एक इंजेक्शन लगाया और कहा कि अभी आप सभी देखेंगे कि इस पौधे की मृत्यु कैसे होती है, जगदीश चंद्र बोस ने प्रयोग शुरू किया। जहर का इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन पौधे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो परेशान जरूर हुए, लेकिन अपना संयम बरतते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर इस जहरीले इंजेक्शन का एक सजीव अर्थात इस पौधे पर कोई असर नहीं हुआ तो दूसरे जानदार यानी मुझ पर भी इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही जगदीश चंद्र बोस खुद को इंजेक्शन लगाने लगे तो अचानक दर्शकों में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं अपनी हार मानता हूं मिस्टर जगदीश चंद्र बोस, मैंने ही जहर की जगह एक मिलते जुलते रंग का पानी डाल दिया था। जगदीश चंद्र बोस ने फिर से प्रयोग शुरू किया और पौधा सभी के सामने मुरझाने लगा। जेसी बोस द्वारा रिकॉर्ड किए गए पौधों में वृद्धि की अभिरचना आज आधुनिक विज्ञान के तरीकों से भी सिद्ध हो गई है। पौधों की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं पर समय के प्रभाव का अध्ययन, जिसकी बुनियाद जेसी बोस ने डाली थी, आज क्रोनोबायोलॉजी कही जाती है। क्रोनोबायोलॉजी का विज्ञान जीवों पर विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के लयात्मक सामंजस्य का ऐसा अध्ययन करता है जो जीव विज्ञान को अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य और कृषि से भी जोड़ता है। ऐसी उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज और अध्ययन के लिए जेसी बोस को 1920 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। एक दूसरा अध्ययन क्षेत्र जिसने आचार्य जेसी बोस को आकर्षित किया और वो था पौधों में जड़ों से तनों, पत्तियों और फुंगियों तक पानी का ऊपर चढ़ना। दरअसल पौधे जो पानी सोखते हैं वो केवल पानी नहीं बल्कि उसमें अनेक प्रकार के कार्बन तथा अकार्बनिक अवयव भी होते हैं, और यही कारण है कि इस प्रक्रिया को पानी का चढ़ाव अर्थात एसेंट ऑफ वाटर न कहकर रस का चढ़ाव या रसारोहण यानी एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। यहां देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप देख पाएं कि पौधे के किन अंगों से रस ऊपर चढ़ते हैं। यहां देखिए, पौधे के इन हिस्सों को जाइलम कहा जाता है। ये पौधे के ऐसे ऊतक यानी टिश्यू हैं जिनसे तरल का बहाव संभव है, और यही कारक है तरल के चढ़ाव का।
रसारोहण का कारण होता है तरल के बहाव में सिकुड़न और फैलाव। इस नाव रूपी छलावरण को हम माइक्रोस्कोप के जरिए पत्तियों के नीचे छोटे छिद्र के समान देख सकते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म खिड़कियां होती हैं जो पौधों के अंदर क्रियाओं के हिसाब से खुलती और बंद होती रहती हैं। असल में पौधों में खाना बनाने यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए इन्हीं रंध्र छिद्रों यानी स्टोमेटा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, और यही छिद्र जड़ से फुंगी तक पानी और खनिज पदार्थों के बहाव को बनाए रखता है। स्टोमेटा की इसी क्रिया से पौधों द्वारा पानी को नली के अंदर खींचा जाता है। इस क्रिया में केशिका बल या कैपिलरी फोर्सेस एक अहम भूमिका निभाती हैं। आचार्य जेसी बोस का यह मानना कि पौधों में जैविक लक्षण अपने विशिष्ट प्रज्ञावान रूप में अभिव्यक्त होते हैं, आज इस तथ्य को धीरे धीरे स्वीकृति मिल रही है। विडंबना यह है कि वर्तमान में हो रहे विकास को जेसी बोस ने 100 साल से कहीं पहले देख लिया था, जबकि उनके जीवन काल में बुद्धिजीवियों द्वारा इस तथ्य का स्वीकार करना कठिन हो रहा था। 1915 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्ति के पश्चात जगदीश चंद्र बोस एमेरिटस प्रोफेसर के तौर पर बहाल हुए, जहां उन्हें अपना शोध कार्य जारी रखने की अनुमति भी मिली। उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रयोगशाला को अपने घर पर स्थानांतरित कर दिया, जो कि साइंस कॉलेज के बगल में था। 2 ही साल बाद यानी 1917 में अपने घर की उत्तर दिशा में वो एक शोधशाला स्थापित करने में सफल रहे। ये शोध केंद्र था उत्तरी कलकत्ता में अपर सर्कुलर रोड पर, जिसे अब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड कहा जाता है। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना 30 नवंबर सन 1917 में हुई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक इस संस्था के निदेशक रहे। उनका देहांत सन 1937 में हुआ। बोस इंस्टीट्यूट की इमारत मौर्य वास्तुकला शैली का एक उत्तम उदाहरण है। आचार्य जेसी बोस की तरह बोस इंस्टीट्यूट भी विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक शोध कार्यों में व्यस्त है। हालांकि बोस इंस्टीट्यूट के प्रारंभ में केवल 3 ही विभाग थे: वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जबकि आज यहां पादप विज्ञान, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में शोध कार्य प्रगति पर है। बोस इंस्टीट्यूट के दार्जिलिंग कैंपस में सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स एंड स्पेस साइंसेज स्थापित किया गया है। लेकिन अब इसमें एक नेशनल फैसिलिटी ऑन एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स एंड स्पेस साइंसेज को भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है। कोलकाता में बोस इंस्टीट्यूट के मेन कैंपस से 3 घंटे सफर के बाद फाल्ता नाम के इस गांव में ये है बसु विज्ञान मंदिर, ग्रामीण बायोटेक्नोलॉजी केंद्र। और अगर आप कोलकाता बंदरगाह से अंडमान टापू की तरफ जा रहे हैं तो गंगा किनारे इस महल को देखिए, जहां आचार्य जेसी बोस कभी कभी रहा करते थे और
चिंतन मनन करते थे। एक जेसी बोस बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर भी है कोलकाता के पास मध्यम ग्राम और श्यामनगर में। बोस इंस्टीट्यूट में आज अनेक पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल शोध कार्य प्रगति पर हैं। बोस इंस्टीट्यूट में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी कल्पना आचार्य जेसी बोस के अथक प्रयासों के बिना नहीं की जा सकती। उन्होंने न केवल भारतवासियों के लिए एक नई राह रोशन की, बल्कि वो दुनिया के लिए भी एक पथ प्रदर्शी रहे।